हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो विद चैप्टर 8। और चैप्टर का नाम हमारा क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कुछ हमें स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें ये बताना है कि वो हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज इक्वल टू होता है इफ द इंक्रीज इन द मेजर ऑफ वन रिजल्ट्स इन द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द मेजर ऑफ अदर। अगर हम हमारे पास दो क्वांटिटीज लेके चलेंगे, सबसे पहले बात तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए दो क्वांटिटीज होनी चाहिए और दोनों क्वांटिटी में अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी उसके कोरस्पॉन्डिंग में वो भी इंक्रीज होगी। दोनों के अंदर जो इंक्रीज होगा वो इंक्रीज वैल्यू इक्वल होगी। सपोज मैं इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे कि एक रॉक है, एक मेरे पास रॉक है और दूसरा उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो रॉक का जो वेट है उस पर जो फोर्स लगाएंगे हम, जितना रोड का वेट है उतना ही हम उस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। इट मीन्स अगर देखो यहाँ पे रोड का वेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हमें उसको रिमूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने फोर्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इट मीन्स अगर रोक का वेट बढ़ेगा तो हमारा फोर्स भी बढ़ेगा। तो दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो रोक है ना उसको मैं एक्स से डिनोट करी। सपोज करते हैं एक्स ले लिया वेरिएबल मैंने रोक के लिए, और जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उसका मैंने क्या ले लिया? उसका वेरिएबल ले लिया वाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x और y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? कांस्टेंट। x और y की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। मतलब x और y इज इक्वल टू के कांस्टेंट रख लिया। तो यहां से क्या आ गया आपके पास वैल्यू कि x और y, x अपॉन y की वैल्यू हमारी क्या रहेगी? बिल्कुल इक्वल रहेगी। जितना x इंक्रीज होगा उतना ही y इंक्रीज होगा हमारा। तो अब यहां से हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला निकलता है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए मैंने रोक को डिनोट किया एक्स से और फोर्स को डिनोट किया वाई से। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ले ली। सपोज कि रोक का वेट है 2 तो उस पर फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन। रोक का वेट है 5 टन तो उस पर फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन। रोक का वेट है हमारे पास 6 टन तो उस पर फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ अभी लिखी थी कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टेंट। तो देखो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है ना इसको हम x1, इसको y1। सेकंड जो वैल्यू है x2, y2। थर्ड जो वैल्यू है हमारे पास x3, y3। तो हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कब बोलेंगे? जब हमारी x1 y1 की वैल्यू मतलब x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन में y3 आना चाहिए। अब देखो इसको सोल्व करते हैं जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग। x1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 अपॉन में 6 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन में y2 की वैल्यू क्या है? 15 इज इक्वल टू x3 की वैल्यू क्या दे रखी है? 6 अपॉन में 18। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो रिड्यूस करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अगर आप तीनों ही वैल्यूज को देखोगे तो हर बार आपके पास क्या आ रहा है? 1/3 1/3 1/3। मतलब आपकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है। इट मीन्स अगर हमारे x अपॉन वाई की वैल्यू कांस्टेंट आती है, इक्वल रहती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब इस डाटा को देख के हम अपने आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन के ABCDE पार्ट गिवन है और हमें ये बताना है कि कौन से हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, कौन सा नहीं है। तो ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि हाइट ऑफ चाइल्ड एंड को एक्स से डिनोट किया गया है एंड हिज वेट एज ही ग्रो। तो आपको पता है कि हाइट ऑफ चाइल्ड क्या दे रखी है? एक्स, और वेट क्या दे रखा है उसका? वाई। तो इसमें अगर चाइल्ड की हाइट इंक्रीज होगी तो क्या होगा? उसका वेट भी इंक्रीज होगा। और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी हमारा इंक्रीज होना चाहिए। इट मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, वो करेक्ट है। तो मैं ए ऑप्शन को सर्कल कर रही हूँ यहाँ पे। अब ऐसे हमारा बी पार्ट को देखते हैं हम। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्स और टाइम टेकन वाई इफ अ कार इज नॉट मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म स्पीड में मूव नहीं कर रही है। इट मीन्स डिस्टेंस किससे डिनोट कर रखी है? एक्स से।
टाइम किससे डिनोट कर रखा वाई से, लेकिन हमारे पास जो इनकी जो मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो स्पीड उतना ही क्या टाइम इंक्रीज होगा या नहीं, डिस्टेंस और टाइम दोनों ही इक्वल इंक्रीज नहीं हो रहे, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो टाइम के अकॉर्डिंग जितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उतना ही टाइम में ट्रेवल करेंगे। और अब यहाँ पे हमारे पास नॉट मूविंग दे रखा है, इट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं होगी, मतलब जितना एक्स इंक्रीज होगा उतना ही वाई इंक्रीज नहीं होगा, इट मीन्स बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। सी ऑप्शन को देखते हैं, वेजेस ऑफ वर्कर को एक्स से डिनोट किया गया एंड द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क। अब देखो वेजेस का मतलब क्या होता है सैलरी, तो यानी एक्स अपॉन में वाई, तो जो वर्कर की सैलरी होती है वो इंक्रीज होगी कितना, अगर हमारे आवर्स भी इंक्रीज होंगे, जितना जितना हमारे आवर्स इंक्रीज होंगे उतना ही उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, या सैलरी जितनी इंक्रीज होगी उतने ही आवर्स इंक्रीज होंगे। मतलब अब एक्स और वाई हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इट मीन्स मैं सी ऑप्शन को टिक कर रही हूँ, ये हमारा किस में होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब डी पार्ट को देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स एंड द फीस पेड बाय देम वाई, तो उन जो स्टूडेंट है वो हमारे पास क्या है एक्स, और जो फीस दे रहे हैं वो वाई है। अगर स्टूडेंट इंक्रीज होंगे तो उनके द्वारा दी गई फीस भी हमारे पास इंक्रीज होगी, मतलब स्टूडेंट एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स डी भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं इसको भी क्या कर रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ। ई पार्ट को देखते हैं, नंबर ऑफ रेनी डेज एक्स एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑन दोज डेज वाई। रेन को एक्सप्लेन डिनोट कर रखा है एक्स से और अमाउंट ऑफ रेनफॉल वाई दे रखे। रेन ठीक है, रेन अगर हमारी रेनी डेज में रेन हो रही है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि जिस इक्वल डेज में इक्वल ही रेनफॉल हो हमारा, कभी इंक्रीज डेज में डेली बारिश हो रही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम इक्वल ले सकते हैं, लेकिन वाई में कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, मतलब हमारे वाई की वैल्यू एक्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं होगी, कभी डिक्रीज होगी कभी इंक्रीज होगी, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो अब हम सारे ऑप्शंस को असेंबल करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आया है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आपके जो डायरेक्ट इनवर्स में है वो कौन से होंगे, ए सी एंड डी आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमें एक टेबल दे रखी है, हमें ये बताना है कि ये एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन में y3 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू रहेगा हमारा पैटर्न। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, x1 की वैल्यू क्या है 5 है अपॉन में 15 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 8 और y2 की वैल्यू क्या है 24। ऐसे ही हमारे पास x3 की वैल्यू क्या है 9 है अपॉन में 27 और x4 यानी 11 है और हमारे पास क्या है 33 है। अगर हम इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करें तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ऐसे 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे पास एक ही कांस्टेंट x और x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ रही है हर बार 1/3, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट बोला था मैंने, और हमारे पास हर बार वैल्यू क्या आई है 1/3 1/3 1/3, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आई है, इट मीन्स इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर बी पार्ट में हम अपनी वैल्यूज को देखें, इसको भी हमें यही बताना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है नहीं है। ए पार्ट तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था, बी की वैल्यूज को अगर आप देखो यहाँ पे तो x अपॉन में y इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है x1 की क्या है 8 अपॉन में x2 y1 की क्या है 2 इज इक्वल टू x2 की क्या है 16, देन वैल्यू क्या है 4। अगला रेशियो हमारे पास क्या दे रखा है 20 अपॉन में 5। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है 32 अपॉन में 8 और लास्ट में हमारे पास क्या है फिफ्थ रेशियो 60 अपॉन में 15। अब हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करके देखते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सेकेंड को करें तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। थर्ड को करते हैं 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। फोर्थ को करते हैं 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और ऐसे ही 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। अगर हम सारी वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास x अपॉन वाई का हर बार रेशियो क्या आ रहा है 4/1 आ रहा है, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल आ रहा है हर बार। तो इट मीन्स ये हमारा किस में है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो आया है, लेकिन अगर हम अपनी बुक का आंसर टैली कर रहे हैं ना तो वहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं दे रखा है। इट मीन्स ये नहीं है कि हमारा सॉल्यूशन गलत है, बुक का आंसर हमारा गलत है, बट हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। आप बार बार में फिर कमेंट में करोगे कि मैम इसका आंसर गलत आ रहा है, आपने इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बताया लेकिन बुक का आंसर अगर आप टैली करोगे तो वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है कि टेबल को कंप्लीट करना है अज्यूमिंग दैट x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। x और y किस में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो फर्स्ट टेबल में हम देखें, जो ये ब्लैंक है उसमें हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट x1 हमारे पास क्या दे रखा है? x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू क्या होता है? रेशियो x2 अपॉन में y2। ये हमारे पास डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो x1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 60। यानी मैं इससे पहले इन दो पेयर्स को सोल्व कर रही हूँ। 60 अपॉन y1 की वैल्यू क्या है? 4 इज इक्वल टू x2 की जगह पे x2 रख लेते हैं और y2 की जगह पे हमारे पास वैल्यू में क्या आ गया? 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 को नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 को x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इज इक्वल टू 60 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? हमारे पास 8 से। अब x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 60 मल्टीप्लाई 8 था, और जो 4 हमारे पास, ये जो 4 आपको नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लाई में था, तो जब RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 120। तो यानी x2 की वैल्यू आपने निकाल दी 120। एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करके हम अपने जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ब्लैंक को फिल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू 120। नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए इन दो पार्ट्स का प्रोपोर्शन लेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स में हम फिर से वही लगाएंगे, x1 अपॉन में y1 फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। अब की बार हमारे पास x1 क्या दे रखा है? 180 अपॉन में y1 की वैल्यू क्या है? 12 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू अगेन गिवन नहीं है तो उसको x2 मान लेंगे, और y2 हम किसको मानेंगे? 15 को। मैंने पहले भी बोला है हम इन दो पेयर्स को कंपेयर करके वैल्यू निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास x2 से, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 180 से। अब यहाँ से x2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइड होगा हमारे पास। देखो जो ये आपके पास 12 था ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इस तरफ आके RHS में आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो हम इसको रिड्यूस करते हैं। पहले 6 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 0 एज इट इज़। अब अगेन रिड्यूस होगा, 2 1 जा 2, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 225। यानी नेक्स्ट ब्लैंक में आपका क्या फिल हो जाएगा? 225। तो अगेन मैं इस ब्लैंक को रिमूव करके अपनी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है मैं उसको फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 225। नेक्स्ट वैल्यू को निकालने के लिए हम इन दोनों पेयर्स को कंपेयर करेंगे, यानी सेम अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। अब की बार हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई है? 225 अपॉन y1 की वैल्यू क्या है? 15 इज इक्वल टू x2 की जगह पे x2 रखेंगे और y2 की जगह पे हम 20 रखेंगे। दोबारा से हम सिर्फ वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, इज इक्वल टू हमारे पास 225 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 20 से। यहाँ से अगर x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? x2 की वैल्यू इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाय 20, और अब ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 15 से। 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अभी अगेन रिड्यूस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 300। यानी हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ गई है? 300। तो टेबल में हम ब्लैंक को रिमूव करेंगे और वहाँ पे जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है हम उसको फिल करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है? 300। अब हमारे पास लास्ट ब्लैंक बच गया जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे आगे। लास्ट पार्ट में मिसिंग वैल्यू निकालनी है, तो अब की बार हमारा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है वो इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके निकालेंगे। सेम फॉर्मूला लिखेंगे, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2।
यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 300, y1 की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू ब्लैंक की जगह पे x2 ही रखेंगे, अपॉन में y2 की वैल्यू क्या है 25। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x2 से, इज इक्वल टू हमारे पास 300 मल्टीप्लाई हो जाए 300 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से। अब x2 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 25, और जो 20 वहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो RHS में आके डिवाइड में हो जाएगा। 10 से 10 चली जाएगी, हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी, और 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 5 2 5 जा 10, और 15 और 25 की अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है दोनों के मल्टीप्लाई करके 375। अब हम ब्लैंक को रिमूव करेंगे टेबल से, और उसमें क्या करेंगे अपनी वैल्यू जो फाइंड आउट की है उसको फिल करेंगे, तो हमारे पास लास्ट मिसिंग वैल्यू क्या आ गई है 375। बी पार्ट करते हैं थर्ड का। उसमें भी हमें क्या करना है, गिवन टेबल है जिसमें एक्स और वाई हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में गिवन है, और जो हमारे ब्लैंक दिए हुए हैं मतलब मिसिंग वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम फर्स्ट 2 पेयर्स लेते हैं, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। अब वैल्यू पुट करते हैं, x1 की जगह पे x1 रखेंगे क्योंकि हमें ब्लैंक दे रखा है, y की वैल्यू की जगह y1 की जगह पे 3.5 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू हमारे पास 9 दे रखी है, और y2 की वैल्यू हमारे पास 4.5 दे रखी है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.5 से, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 से। अब हम क्या करेंगे x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 35 लिखेंगे, इसको पॉइंट रिमूव करके 10 डेसिमल नीचे लगाएंगे, मल्टीप्लाई 4.5 था जो हमारा LHS से आया वो RHS में नीचे डिवीजन में आ जाएगा। 45 को भी 4.5 पर पॉइंट रिमूव करेंगे, 10 ऊपर लगाएंगे। अब इसमें क्या होगा 10 से 10 रिमूव हो जाएगा हमारा, 9 1 जा 9 9 5 जा 45, और अब 5 से अगेन रिड्यूस हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 7 जा 35। तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हम ब्लैंक को रिमूव करके अपनी वैल्यू को फिल करते हैं फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x1 की वैल्यू क्या। सेकंड मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो पार्ट्स का पेयर बनाएंगे। अब इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है 9, x2 की वैल्यू क्या है 4.5 इज इक्वल टू, अब की बार हमें x2 की वैल्यू निकालनी है, x2 की जगह पे x2 रखेंगे और y2 की जगह पे x6.5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.5 से, और इज इक्वल टू हमारे पास RHS में क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई होगा 6.5 से। अब इसको क्या x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने, इज इक्वल टू देखो 9 एज इट इज मल्टीप्लाई 6.5 का हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 65, पॉइंट रिमूव होगा तो 10 हमारे पास नीचे आ जाएगा। 4.5 जो आपके पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये LHS में था, ये RHS में आके डिवाइड में हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इसका पॉइंट रिमूव कर रही हूँ, तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको रिड्यूस, 10 से 10 रिड्यूस हो गया, 9 1 जा 9 9 5 जा 45। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से भी रिड्यूस करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, तो यानी x2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है यहाँ पे 13। तो हम हमारी x2 की वैल्यू क्या आ गई है 13। हम इसको क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू की जगह पे टेबल में फिल करेंगे, तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ गई है 13। अब हम नेक्स्ट मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमारा सेम यही पेयर रहेगा, इस वाले पेयर को लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। अब x1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13, अभी फाइंड आउट की थी हमने, y1 की वैल्यू है 6.5 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 15 है। इस बार हमें y2 की वैल्यू निकालनी है तो y2 की जगह पे y2 रखेंगे। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से और 15 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.5 से। अब y2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y2 इज इक्वल टू 15
मल्टीप्लाई, देखो ये 6.5 आपका डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 65 अपॉन में 10 हो जाएगा। और ये जो 13 आपका LHS में था वो RHS में आएगा, तो वो डिवीज़न में आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, हम इसको रिड्यूस करते हैं। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, 15 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 75 मल्टीप्लाई में अपॉन में हमारे पास क्या आ गया 10। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो y2 की वैल्यू आई है वो क्या आई है 7.5। तो इसको क्या करेंगे हम टेबल में अपना फिल करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो पार्ट्स का पेयर बना के यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। सेम वही x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। अब यहाँ से आपके पास x1 क्या है 15, y1 क्या है 7.5 इज इक्वल टू x2 की जगह पे x2 ही रखेंगे और y1 की जगह पे y2 की जगह पे क्या दे रखा है 9.25। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 7.5 से इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9.25 से। अब हमारे पास क्या आएगा x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई 9.25 का और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 7.5। सबसे पहले हम 7.5 का डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करके हम लिखते हैं इसको फ्रैक्शन में, तो 75 ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ऐसे ही हम क्या करेंगे इसमें 9.25 का भी क्या करेंगे डेसिमल रिमूव करेंगे, तो हमारे पास फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 100। अब क्या होगा यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गई और 15 से इसको रिड्यूस कर देते हैं। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 होता है, और 5 से हम इसको रिड्यूस करेंगे, किसको रिड्यूस करेंगे 925 को, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 185। अब आपके पास क्या आ गया है 185 अपॉन में 10 आपका बचा हुआ है 10। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 18.5। तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को अपने टेबल में फिल करेंगे ब्लैंक को रिमूव करके। लास्ट के टू पार्ट्स को लेके करेंगे हम इसको। तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या आएगा x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। यहाँ से आपके पास अगर आप वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा x1 की वैल्यू क्या आई है 18.5 अपॉन में y1 की वैल्यू क्या है 9.25 इज इक्वल टू 26.5, और y2 की जगह पे ब्लैंक की जगह पे हम y2 रखेंगे। सेम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा y2 से इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 9.25 मल्टीप्लाई होगा 26.5 से। अब हम अपनी y2 की वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ से, तो हमारे पास वैल्यू क्या कैसे आएगी 9.25 मल्टीप्लाई 26.5 अपॉन में आपके पास क्या आ गया 18.5। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो ये 9.25 1 जा इसको 2 से ये रिड्यूस हो जाएगा 18.25। अब हम इसको 2 से अगेन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 1 बचा 25। तो हमारे पास यहाँ से y2 की वैल्यू क्या आ गई है 13.25। हम क्या करेंगे इस वैल्यू को अपने ब्लैंक में जो मिसिंग वैल्यू थी वहाँ पे फिल करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है लास्ट वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है 13.25। अब हमने क्या किया है सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं।